बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ रोज़ पहले एक जुमला कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील करके रख देंगे। इधर से नताइज आना शुरू हुए, उधर से ये सियासी मंजरनामा अपना रंग दिखाना इसने शुरू कर दिया। वो तमाम इत्तेहादी जो इस वक्त नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम आलाकार अब सोचने पर मजबूर हो गए कि उनका फ्यूचर में क्या लाएअमल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया और काफ लीग ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे कैसे चलना है इस पर भी फैसला हो गया। और फिर वो तमाम इत्तेहादी खालिद मक्सी की शक्ल में और जितने भी इत्तेहादी हैं उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके इत्तेहादी MQM एक डील के तहत इस इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल हुए। और वो ये डील ये थी कि तुमने हमारे केसेस नहीं पकड़ने, हमने तुम्हारे केसेस नहीं पकड़ने, और मिलकर उन तमाम केसेस का खात्मा करेंगे जो हमने माजी में एक दूसरे पर बनाए। और फिर वो तमाम केसेस जिसके अंदर दोनों और जमातों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को जिनका सामना करना पड़ा कानून साजी की शक्ल में, हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे। अब हमें जो याद रखने वाली बात है कि सियासी मंजरनामा अपने रंग दिखा रहा है, बदल रहा है। और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया और आइंदा 24 घंटों में कोई अहम फैसला किया जा सकता है। ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फिर खालिद मक्सी साहब के बकौल वो भी सोच रहे हैं कि उन्हें अब आइंदा किस हुकूमत के साथ जाना है और पाकिस्तान के अंदर क्या जनरल इलेक्शन ही इस तरफ से इस पूरे निज़ाम को निकाल सकता है। इसके ऊपर भी इत्तेहादी गौर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी अब गौर कर रही है कि वो इत्तेहाद जो इस हुकूमत के को शामिल करवाया गया इस हुकूमत में, और जिस तरह इस हुकूमत को बनाया गया, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम के इत्तेहाद ने इस इत्तेहाद को रिजेक्ट कर दिया, तो अब वो भी अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट कर रहे हैं। खान साहब ने पिछले 3 दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बयान दिए इसका भी हम जायजा लेंगे। और अब जो विक्ट्री स्पीच लिखी जा रही है खान साहब की तरफ से, इसमें किन नकात को और इसमें डिले क्यों आया और किस बात पर गौर किया जा रहा है, वो भी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले हमें बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा आएगा और इस पर बड़ी संजीदा मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। और मुशावरत कहां पर हो रही है? बड़े भाई के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के बगैर बिल्कुल सिफर हो गई। इस बात का एहसास नून लीग के तमाम जितने भी टीयर्स हैं क़यादत के, उन्हें बहुत शिद्दत के साथ अब हो रहा है। और मरीम नवाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं और वो कोस रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को, शहबाज शरीफ की उस मफामती पॉलिसी को जिसके जरिए उन्होंने इक़्तिदार तक अपनी राह को हमवार किया, इक़्तिदार में बैठे केसेस को ख़त्म किया और दूसरी तरफ अपने भाई को ये लॉलीपॉप दिया कि अगर हम इक़्तिदार में आकर तो हम कवानीन को भी तब्दील कर देंगे और आपकी पाकिस्तान आने की एक रास्ता जिसकी हम कोशिश कर रहे थे उसको भी हमवार किया जा सकता है। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी को पिच किया पाकिस्तान के इक़्तिदार के हलकों में भी, और फिर इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने अपने भाई को भी मनाने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ साहब पहले दिन से नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर यह हुकूमत बने। आपने इस हुकूमत को गिरा दिया, बहुत अच्छा किया। और वो चाहते थे कि अब हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उस वक्त लोगों ने ये कहा कि अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ गए तो एक प्रेशर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसे लोग कैश करवाएंगे आने वाले इंतखाबात के अंदर और कहेंगे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर की वजह से इन्होंने रिजाइन किया। और एक सुबकी होगी, ये अल्फाज कोट अनकोट अल्फाज हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, जिन्होंने फोन करके मनाया नवाज शरीफ को लंदन में बैठे हुए। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि मुल्क के अंदर एक दफा ज़िमनी इंतखाब भी होगा, मार्का लगेगा, 20 सीटों के ऊपर इंतखाब के जो नताइज आएंगे सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे। और वो हुकूमत जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते थे कि PTI को सपोर्ट मिलेगी, बयानिया बनेगा, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी बयानी के, यानी ये बयानिया 3 दफ़ा मल्टीप्लाई से करें तो इतनी शिद्दत इसमें आ गई और एक हेट्रेड पाई गई अवाम के अंदर। जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको जो सियासी इस वक्त दाव पेच खेलने के लिए
مختلف جماعتیں کوشش کر رہی ہیں اس پر جانے سے پہلے بتا دوں کہ ٹوٹل 49.69 یعنی 50% کے قریب جو ہے ٹرن آؤٹ رہا، جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ 46.80% ووٹ پڑے۔ نون لیگ دوسرے نمبر پر رہی جنہیں 39.5 ووٹ پڑتے ہیں، آزاد امیدواروں کو 7.7 اور تحریک لبیک پاکستان کو 5% ووٹ پڑے۔ 14 اضلاع 45,78,000 ٹوٹل ووٹ تھا، جس میں سے 50% جو ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، یعنی جو ٹرن آؤٹ رہا اس میں سے 50%۔ اب یہ وہ تھپڑ ہے جس کی آواز آج 20 حلقوں میں سنائی دی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنا حق چھین لیا، وہ سیٹیں جو 2018 میں ہمارے سے چھینی گئی آج ہم نے اس میں سے 5 واپس لے لی۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ ایک ہار کی کیفیت ہونی چاہیے اور یہ اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو جائیں پنجاب کے اندر حکومت بنائیں، شاہنے بجائیں اور وہ لوگ یعنی مریم نواز جس طرح سے آ کر اپنی ہار کو تسلیم کیا، اور الفاظ ویورز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو آج انہوں نے استعمال کیے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شہباز شریف کی اس مفاہمتی پالیسی کو، آصف علی زرداری کو اس وقت کیا کوس رہی ہوں گی، کیونکہ مریم نواز نے جس انداز کے ساتھ اپنے والد محترم کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آگے بڑھایا، اس میں اتنی زیادہ جان تھی کہ اس ایک حد تک پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور بھی کیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا گیا، جنرل فیض حمید کا نام لیا گیا، پاکستان کے ججز کی ویڈیوز آڈیوز نکالی گئی، کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو اس بیانی کو یعنی ایگریسو بیانی کو وہ لے کر چل رہی تھی۔ لیکن اس کو زمین بوس کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے۔ اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اور مریم نواز نے کیا کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ ٹیبل پر موجود ہے، کب دیا جائے گا اس پر میں اس ٹویٹ کے بعد آتا ہوں جو مریم نواز نے اپنے اس حلقے میں یعنی 14 حلقوں میں جو 20 حلقوں میں جو انتخاب ہوا اس میں ہارنے کے بعد کہا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ہمیں کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے، سیاست میں بار ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کریں، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بی بی آپ بعض لوگوں نے آج میری تصحیح بھی کی کہ یہ ملزمہ نہیں بلکہ مجرمہ ہیں، اور آپ نے پورے حلقے کا یعنی جہاں جہاں بھی آپ نے کیمپین کی پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کو اپنے جو پالیسیز ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے حکمرانی کا، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، پارٹی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو وہ تمام الفاظ سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ آپ بیٹی جو میرے ساتھ لندن میں نون لیگ کے ایک بہت ہی قریبی سورس نے بیٹھ کر کہی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو بیڑا غرق کرنے میں سب سے پہلے شہباز شریف کا ہاتھ ہے، اور پھر دوسری طرف مریم نواز نے رہتی سہتی کسر جو تھی اسے بھی پورا کر دیا۔ ویورز، اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ لندن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان جانا چاہیے اگر انہوں نے اپنی مروسی سیاست کی اس فیکٹری کو بچانا ہے، اور جو مروسیت کا بریڈنگ سیزن شروع ہوا اس کو اگر مزید آگے لے کر چلنا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ نواز شریف پاکستان میں جائیں، کیونکہ یہ جماعت نواز شریف کی تھی، شہباز شریف کی نہیں تھی۔ شہباز شریف نے اپنی جماعت کو مفاہمت کے ذریعے پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے کے اوپر ابھارا، اوپر لے کر آئے، اور اس کی لائف اتنی ہے جتنی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ حمزہ شہباز پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنے کچھ دنوں کے لیے اور اب وہ گھر جا رہے ہیں، یعنی مارکا عمران خان کے نام رہا، اور عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ پرویز الہی سی ایم کا حلف اٹھائیں گے، اور دوسری طرف شہباز شریف کی بھی یہ خواہش تھی کہ جاتی جاتی باہر کا مزہ وہ بھی لے لیں، یعنی اپنے پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا نام بھی درج کروائیں کہ وہ بھی ایک وزیر اعظم تھے جو اس پاکستان کو پر مسلط کیے گئے۔ اب مریم نواز شریف صاحب اگر پاکستان نہیں آتے، یہ بات الفاظ میرے آج آپ لکھ لیں، اور یہ بات نون لیگ کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور میری اسیسمنٹ بھی اوور دا ایئرز یعنی جب سے نواز شریف یہاں پر بیٹھے ہیں کہ سیاست ایسے نہیں چلتی، نیلسن منڈیلا نہیں بنا جا سکتا۔ اگر آپ نے انقلاب لے کر آنا ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو میدان میں اترنا ہوگا، کیونکہ یہ ایران والا انقلاب نہیں ہے،
जेल जाएंगे, मार खाएंगे, तमाम कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करेंगे, तनकीद होगी, तो फिर पाकिस्तान की कौम जो है वो आपको शायद एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अब वो भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपका जो माजी है और देयर टू मैनी स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को राह फरार पर गामजन रखने के लिए और जो इख्तियार की, इसने आपकी सियासत का मुकम्मल तौर पर पट्टा जो है वो बिठा दिया है। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जाते तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि मरीम नवाज कोशिश करेंगी, जो इस वक्त एक इस्तारा बन गई है नफरत का पाकिस्तान की आवाम में, और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये हकाइक हैं। ये पाकिस्तान में जो रिजल्ट्स आए ये इसकी निशानदही करते हैं उन लोगों को जो आज भी कहते हैं कि मरीम नवाज की जमात है और वो हमारी लीडर है। उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट अवाम की अदालत से आया है। ये पाकिस्तान की किसी दूसरी अदालत से नहीं आया, ये लाहौर हाई कोर्ट की अदालत का रिजल्ट नहीं है, ये किसी ताकतवर हल्के की सपोर्ट से आपको रिजल्ट जो है वो नहीं दिया गया, बल्कि ये वो रिजल्ट है जो पाकिस्तान की अवाम ने आपके सामने रखा, आपको आईना दिखाया। अब मरीम नवाज के पास ऑप्शंस क्या है? मरीम नवाज के पास ऑप्शन ये हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को कायल करें कि बाजी आप पाकिस्तान आए, चूंकि रिलीफ तो हमें नहीं मिल सका, लेकिन हिम्मत करें, जेल जाएं, सरेंडर करें, और फिर हम देखेंगे कि हमने किस तरह रिवाइव करना है। और फिर बयानिया बन जाएगा कि देखें जी, मेरे वालिद साहब को जेल में डाल दिया गया, वो पाकिस्तान की कौम के लिए पाकिस्तान आ गए, दर्द रखते थे, आ गए। तो ये एक वाहिद रास्ता है जो आपकी सपोर्ट है 39%, जो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे कैपिटलाइज कर सकेंगे। अवाम बहुत गुस्से में है और वो शायद आपके घरों में भी घुस जाए। और ये मैं मेटाफोरिकली ये बात कर रहा हूँ, जब हम कहते हैं ना कि आपके घरों में घुस जाए, तो ये घरों में घुस के आपको मार पड़ी है। यानी लाहौर के अंदर गजब खुदा का 3 सीटें, 4 सीटें थी, 3 आपसे छीन ली गई। आप तो कहते थे कि तख्त लाहौर जो है वो हमारा है, और आपने तो लाहौर शहर में बड़े काम भी किए, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ की पॉलिसीज आज क्रिटिसाइज हो रही हैं। और मफामती पॉलिसी, जो चाहते थे कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, क्योंकि किसी को सहारे की ज़रूरत थी, उन्हें वज़ीर आज़म की तलाश थी। आप वज़ीर आज़म बनकर आपने CV पेश किया, उन्होंने आपको मसनद पर बैठा दिया, लेकिन अब वक्त आ गया कि आपको इस मसनद से उतारा जाए। और कौन उतारेगा? लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ आपको इस कुर्सी से उतारेगा, क्योंकि अब बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है कि हमने इलेक्शन में कब जाना है, फौरी जाएं। और ये भी याद रखिएगा, ये जो मैंने इतनी लंबी टाइमलाइन आपके सामने सियासत की रखी, इस जमात की, अगर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को कुछ कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दो और वो बात नहीं मानते, तो इसकी कॉस्ट नून लीग को अदा करना पड़ेगी। और फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर वो रहते हैं इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म बनकर, तो फिर मुश्किल फैसले यही लोग करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आकर हमें फिर पूरी कौम को भाषण देंगे कि सारी बातें हमने पूरी कर ली IMF की, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात को हमें कर्जा नहीं मिला, मुश्किल फैसले किए, धक्का दिया। ख्वाजा आसिफ साहब गायब हैं, एहसन इकबाल साहब आज गायब हैं। वो कहाँ गए रस्तू, जो इस इंतखाब के लिए जिन्हें इस्तीफे दिलवाए गए कि वो कुछ कर सकेंगे, या सादिक साहब, सब लोग गायब हैं। सब ने अपने टेलीफोन बंद कर दिए, क्योंकि हाल इतना बुरा हुआ इन लोगों का, इस जमात का। अभी भी इनके लिए ये वक्त है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाएं और फिर एक नई स्ट्रेटजी जो है उसे तरतीब दिया जाए। व्यूअर्स, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसहाक डार फैक्टर। डार साहब क्या पाकिस्तान जाएंगे? मैंने आज कोशिश की उनसे राब्ता करने की, राब्ता नहीं हो सका। और राब्ता ना होने की ऑब्वियस रीजंस हैं, अब तो पूरी कौम को मालूम हो गया कि किन लोगों से राब्ते होते हैं, लेकिन फिर भी वो अक्सर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो लंदन में जितने भी लोग इनके मौजूद हैं, वो पाकिस्तान अब जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत रहती तो फिर हालात डिफरेंट हो सकते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी होगी, KP में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, और फिर कश्मीर के अंदर भी। यानी 2 इकाइयाँ, 2 सूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। फिर सिंध के अंदर भी इनकी एक प्रेजेंस मौजूद है, बलूचिस्तान में भी प्रेजेंस मौजूद है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि डार साहब जाकर करेंगे क्या। पहले तो चीज़ें ये थी कि मईशत को जाकर संभाला देंगे, अब क्या डार साहब इस्लामाबाद के वज़ीर ख़जाना बनकर आएंगे? इसहाक डार साहब का जाने का मकसद क्या होगा? डार साहब किस तलाश में पाकिस्तान आएंगे, या कोई डील के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह दोबारा वापस लाया जा सके? अच्छी खबर नहीं है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सियासत के अंदर नवाज शरीफ की वापसी एक ही सूरत में हो सकती है, और वो सूरत है कि इन्हें डील दे दी जाए। और अगर डील दी गई, डील तो पहले दी गई, लेकिन अगर इसके साथ डील भी दे दी गई तो शायद पाकिस्तान की आवाम उन लोगों को किसी सूरत भी माफ नहीं करेगी। डार साहब को ये बात मालूम है, वो पाकिस्तान इन हालात के अंदर सोच समझ कर जाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक शायद वो पाकिस्तान जाने के हवाले से अपने इस इरादे को तर्क कर दें और कहा जाए कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो ख़राब होगी, वो भी पाकिस्तान नहीं जा रहे। डिपेंड करता है कि ये किस किस्म की डील करते हैं और किन लोगों से इस वक्त राब्ते के अंदर हैं। लेकिन गम गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और डील के बगैर ये लोग वापस नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, इम्पोर्टेंट होगा। वो भी फैसला करने जा रहे हैं कि उन्होंने इस हुकूमत के साथ चलना है, नहीं चलना, और किन शराइत पे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो ख्वाब देखे थे वो इनके चकनाचूर हो गए। आपको ये भी बात बताना चलूँ कि गोल्डन नंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसे हासिल कर लिया 186 का, इसे अबूर कर चुके हैं। अब उन्हें पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान आया परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर कहें तो 2 मिनट के अंदर मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाब में वाज़े कामयाबी पर उन्होंने ये बयान जारी किया और फिर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनकी स्ट्रगल के साथ 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 चलते रहे, जिसमें उन्होंने ये भी इन अल्फाज को भी अपने बयान का हिस्सा बनाया जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर मोनस इलाही ने जो कुछ भी मुझे कहा स्टैंड लेने के लिए, ये तमाम क्रेडिट जो है मोनस इलाही को दूंगा। इसने मुझे पकड़ कर रखा और हिलने नहीं दिया। ये उन्होंने अपने बेटे के हवाले से बात कही है। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोनस इलाही साहब आएंगे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जगह हमजा शहबाज की जगह जो है वो परवेज़ इलाही साहब अगर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वही काम करेंगे जो हमजा और शहबाज शरीफ से कर रहे थे कि अपने केसेस को ख़त्म कर रहे थे। इसके ऊपर मेरी मेरा जो मौक़िफ़ है, और मैं बहुत क्लियर हूँ इस हवाले से, अदालतें हमारी बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पर किसी बाप को अपने अगर बच्चों से भी मिलना हो ना तो वो बूढ़ा हो जाता है। अदालती निज़ाम ही ऐसा है, वो उसे मिलने नहीं दिया जाता। किसी की ज़मीन का मसला हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर बुज़ुर्ग हो जाते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं मिलती। कब्र में आप चले जाते हैं, कब्र की ज़मीन नसीब हो जाती है, लेकिन वो ज़मीन जिसका केस चल रहा नहीं मिलता। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले कहा, चर्चिल की एक एग्जाम्पल दी, एक स्टेटमेंट। चर्चिल से पूछा किसी ने कि क्या हम जंग जीत जाएंगे। उसने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? अगर दे रही हैं तो हम जंग ज़रूर जीत जाएंगे। अब जंग का क्या लेना देना इंसाफ के साथ? इससे इंसाफ की जो बुनियाद जिसको चर्चिल ने बयान किया कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं, उन्हें पता होता है कि कौम को मालूम है कि उनकी अदालतें इंसाफ देंगी, उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। सिस्टम पर एक यकीन होता है, सिस्टम पर आपको भरोसा होता है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई तो इंसाफ देने के लिए यहाँ पर ताकतें मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट ताकतें मौजूद हैं, न्यूट्रल नहीं, इंडिपेंडेंट, जिनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर क्या होगा? एक कौम बनेगी, कौम तश्कील ये निज़ाम जो है वो देता है जो इंसाफ पर मबनी हो। और यही हुआ कि जंग अज़ीम दोयम एक कौम बन गई, बरतानिया जीत जाता है, लकड़ी के जहाज़ खड़े किए गए, धोखा दिया गया जर्मन फ़ौज को, और इन्होंने जंग जीती जो जंग नहीं जीत सकते थे। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पलड़ा उनका ज़्यादा भारी था, लेकिन इसके बावजूद जज्बा था। लोगों ने खेतों में, पहाड़ों में, समंदरों के पानियों में, फॉरेन लैंड्स के ऊपर जंग हुई, लेकिन जीत जो है इस वजह से इनके नसीब में आई क्योंकि यहाँ पर निज़ाम मौजूद था जिसके ऊपर ये लोग रिलाई कर रहे थे। कौम बनाने में ये कॉन्फिडेंस सिस्टम आपको देता है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि XYZ का तस्करा आज नहीं हुआ। इब्तिदा अच्छी थी, और इब्तिदा इसलिए अच्छी थी कि प्रेशर खान साहब की तरफ से बिल्ड किया गया था, और इस प्रेशर की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा
کلیئر بھی ہوئی، اور یہ بھی ہم دیکھنے میں آیا کہ اس پریشر کی وجہ سے لوگ بھی محتاط تھے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا اوبویسلی ایک امپیکٹ پڑے اس الیکشن کے اوپر۔ خان صاحب کی وکٹری سپیچ لکھی جا رہی ہے، عوام کا شکریہ ادا کریں گے، آئندہ کا لائے عمل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کے لیے پاکستان کے اور ساتھ میں طاقتور حلقوں کے لیے اور اس حکومت کے لیے جو پیغام ہے وہ بھی لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں، ایک جو بیانیہ ہے خان صاحب کا اور یہ مطالبہ ہے وہ الیکشن کروائیں، کیونکہ الیکشن کے بیانیے کو اگر مان لیا گیا تو پھر خان صاحب جتنے بھی قانون سازی کے مراحل ہیں اس میں بھی اس حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور آپ کا چیئرمین نیب ہو، الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنٹ خود مختار ہونے کی بات ہو، یا پھر ملک کے اندر جتنے بھی قوانین جس میں تمام جماعتوں کا کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے، اس میں خان صاحب کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو وہ آگے چل نہیں سکتا۔ قمر زمان کائرہ نے بڑی اچھی آج بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کون منائے گا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ عمران کو کون منائے گا اور عمران کے ساتھ کون بات کرے گا۔ خان صاحب کو جتنا ہم نے سنا، دیکھا، اور اس تناظر میں اگر خان صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، عمران خان نے اسمبلی کو شیئر کرنا پسند نہیں کیا ان لوگوں سے جو چور تھے، ڈاکو تھے، جن کے اوپر کیسز تھے۔ عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اپنے لوگوں کو بٹھائیں گے کہ گفتگو کریں، بات چیت کریں، لیکن مطالبہ ایک ہے، الیکشن کروائے جائیں۔ خان صاحب کے ہاتھ میں پوری طرح سسٹم اس وقت کنٹرول میں آ چکا ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس کو پریشر کو مزید بڑھائیں، حکومت کے اوپر استعفیٰ دے شہباز شریف، تاکہ اس پوری سچویشن کو مزید کیپٹلائز کیا جا سکے۔ 3 ماہ پہلے کی جو سچویشن تھی، شاید جماعت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ 2023 میں اگر اپنے وقت پر حکومت اپنا ٹائم پورا کر کے الیکشن کرواتی، 3 ماہ بعد حکومت گر گئی، نئی حکومت آئی، خان صاحب کا مقبولیت کا گراف اوپر ہے، تحریک انصاف کی ایکسیپٹنس ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور یہ بڑے فیکٹر ہوں گے خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کروانے کے اندر۔ اور میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا، تھینکس ٹو مریم نواز، تھینکس ٹو آصف علی زرداری، اینڈ تھینکس ٹو ہمارے شہباز سپیڈ صاحب، جس سپیڈ سے آئے تھے اب ان کے اسی سپیڈ سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بیٹا چلا گیا، اب باری ہے ان کے ابا جی کی۔ کمنٹس اپنے بھیجیے گا اس پورے سسٹم کے حوالے سے، جو سچویشن سیاسی منظرنامہ بنا ہے، جس کی میں نے ڈیٹیلڈ خاکہ آپ کے سامنے رکھا۔ اور آج مجھ سے کسی نے کہا بھی ہوا تھا کہ تھینک یو ویری مچ فار انکلوڈنگ شاہین صبائی صاحب ان دا شو۔ جو لوگ ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر شاہین صبائی ہیز جوائنڈ دس پلیٹ فارم 1.5 year ago، اور آج کل وہ پروگرام اپنی صحت کی وجہ سے اور کچھ ان کی اپنی مصروفیتیں نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے انہیں کل دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تھوڑا سا ان کے لیے مشکل تھا، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی میں انہیں گاہے بگاہے جب بھی وہ اویلیبل ہوتے ہیں خود ہی وہ مجھے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم نے پروگرام کرنا ہے، اور کل وہ بہت زیادہ ایک اپسیٹ تھے سسٹم کی بے وفائی کے حوالے سے، کچھ طاقتوں کے حوالے سے، جس کا انہوں نے بڑی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور کل وہ چاہ بھی رہے تھے کہ میمو گیٹ اسکینڈل پہ جس طرح کمیشن بنا اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن خیر وہ ہم کسی دن اور ان سے بات کر لیں گے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا، کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔